प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10+2 क्लास का जो चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर एक्सरसाइज 10.1 की बात करेंगे। तो देखिए इसमें विशेष बातें क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात आती है डेफिनेशन की बात आती है, वेक्टर की डेफिनेशन। तो वेक्टर की डेफिनेशन में क्या है, सबसे पहले वेक्टर होता क्या है। वेक्टर का मतलब है बच्चों एक ऐसी क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। किसी भी क्वांटिटी के अंदर जब आप क्या कहते हैं कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तब उसको क्या कहते हैं कि वो क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी आपकी वेक्टर है। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, जैसे देखिए यदि मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से यहाँ कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट बी है, तो अब यदि मैं क्या कहूँ कि ये क्वांटिटी मान लीजिए ए से बी की तरफ मूव कर रही है, तो आप इस पॉइंट को तो बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट जहां से इसने स्टार्टिंग की, इनिशियल पॉइंट ए को। और इसी प्रकार से जो ये है आपका टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपकी क्वांटिटी है जिसका एक इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है और जिसके अंदर मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन है, यानी कि इसके डायरेक्शन ए टू बी है, देन दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड ए वेक्टर। तो ये क्वांटिटी वेक्टर है। अब इसको डेनोट करते हैं। इसको डेनोट करने का तरीका कैसे है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी, और ये दिखाता है कि ए क्या है इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट है, और बी क्या है इसका टर्मिनल पॉइंट यानी बी की तरफ ये मूव कर रही है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी स्मॉल लेटर से ऐसे लिखा जा सकता है इस प्रकार से, जैसे वेक्टर ए, इसको बोलते हैं वेक्टर ए अथवा वेक्टर ए बी। अब डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है, इसलिए इस प्रकार से एरो का साइन बी की तरफ लगाया जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब जब हम बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चीजें होती हैं, ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। जैसे आप बात करते हैं टाइम की, मान लीजिए टाइम को देखें तो टाइम एक स्केलर होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन टाइम क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। आपको यह नहीं पता चलेगा कि टाइम किस दिशा में जा रहा है, इसकी कोई दिशा होती ही नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हम बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम क्या होता है आपका, ये भी क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेंट इन ए बॉडी। तो ये भी क्या होता है आपका स्केलर होता है, इसका मतलब इसके अंदर भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, इसी प्रकार से कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं, जैसे स्पीड है आपकी वो भी स्केलर है, डेंसिटी है वो भी स्केलर है। लेकिन जैसे फोर्स है, फोर्स में क्या होता है बच्चों, फोर्स में एक चीज में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्यों होता है, जैसे देखो आप कोई बॉडी है, इसके ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए इस डायरेक्शन से फोर्स आपने ऐसे लगाया, तो ये क्या है, ये बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करेगी, कहीं इधर उधर नहीं करेगी, इसी प्रकार से जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है ऐसे, मतलब बॉडी के अंदर, और क्या है, डायरेक्शन भी है। तो इसलिए जो फोर्स है वो क्या है, एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इस प्रकार से हम बात करते हैं। और इसी के साथ साथ आपके पास क्या है, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड तो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड में मैग्नीट्यूड तो होता है। जैसे आपको बताएं कि मतलब स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, कोई चीज है जैसे कोई भी जैसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल है आपकी, लेकिन वेलोसिटी है, वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। वहां पर केवल ये नहीं होता कि मैग्नीट्यूड ही होता है, उसमें ये भी बताते हैं कि वस्तु की मतलब जो आपकी बॉडी है किस मतलब डायरेक्शन में जा रही है। तो इसलिए वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस प्रकार से ये इसकी डेफिनेशन हुई। उसके बाद जब बात आती है अगली बात क्या क्या है इसमें, देखिए उसके बाद आता है बच्चों पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, देखिए पोजीशन वेक्टर का मतलब है, मान लीजिए कोई वेक्टर है आपका, मैं बात करता हूं पहले प्लेन के अंदर, फिर स्पेस के अंदर भी बात कर लेंगे। प्लेन के अंदर अगर आपके पास कोई, जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यदि हम किसी भी वस्तु की डायरेक्शन देखते हैं, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन देख रहा हूं, मान लीजिए। ठीक है, ये ओरिजिन से कोई बॉडी कहां पर पहुंची, पॉइंट पी के ऊपर पहुंची, मान लीजिए ये पॉइंट पी है यहां पर। ठीक है, अब पॉइंट पी का ओ के रिस्पेक्ट में यदि मैं पोजीशन वेक्टर बोलूं, तो उस वेक्टर का नाम क्या होगा, ओ पी। ठीक है, ओ पी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ओपी है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में।
इसको ऐसे बोलते हैं। आप इसको जैसे आर का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, वेक्टर आर, या वेक्टर ओ पी इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट, ठीक है, पॉइंट पी फ्रॉम द पॉइंट ओ या विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। तो ये है पोजिशन वेक्टर। अब यदि मैं पोजिशन वेक्टर की बात करूं बच्चों, मान लेते हैं ये जो पॉइंट पी है यहां पर जो है, इसका ये तो मैंने डायरेक्शन दिखाने के लिए आगे की तरफ बढ़ाया हुआ है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, मान लीजिए एक्स कोमा वाई, यानी कि इसका डिस्टेंस जो है ओरिजिन से कितना है, यहां पर एक्स एक्सिस पे तो एक्स है, मतलब ऐसे ही तो हुआ, और वाई एक्सिस के ऊपर यही क्या है, वाई है। तो आप लोग जब क्या करेंगे, आप इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब ये टोटल यहां से यहां तक कितना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, या तो इसको आर का मैग्नीट्यूड बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे ना, मैग्नीट्यूड को डिनोट करने का यही तरीका है। आप आर का यानी वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड यानी ये लेंथ कितनी है, इसको कैसे निकाल लेंगे, बाई, इसमें क्या कर सकते हैं आप, देखो यहां से आर का स्केयर कह सकते हैं ना, आर स्केयर इज इक्वल टू ओ पी, यानी कि यहां पर ओ पी नहीं, यहां से यहां तक क्या है, एक्स, एक्स का स्केयर, ठीक है, और ये डिस्टेंस है ना एक्स, और प्लस में यहां से यहां तक क्या है, वाई, वाई स्केयर। तो अब जब आर का स्केयर हटाएंगे तो आर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का अंडर रूट। तो ये इस प्रकार से ये जो पोजिशन वेक्टर आर है या ओपी है, ठीक है, पॉइंट पी का विद रिस्पेक्ट टू आर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का ये तरीका है, ठीक है। आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। इसी प्रकार से जो अगली बात है, अगर मान लीजिए 3 डायमेंशनल में देखते हैं इसको, तो फिर वही क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। तो ये है, ठीक है। तो पोजिशन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है, जो अगली बात आती है डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, तीनों एक्सिस के साथ, चाहे स्पेस में देखें चाहे प्लेन के अंदर देखें, जो एंगल बनाती है, तो उस एंगल का जो क्या निकालते हैं हम, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ इसने एंगल अल्फा बनाया बच्चों, ठीक है, एंगल अल्फा। तो आप क्या लिखेंगे इसको, तो किसने, ओ पी वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाया, मान लीजिए अल्फा। तो यदि मैं इसका एंगल का क्या निकाल दूं, कोस, तो ये जो कोस अल्फा है ये क्या है, ये है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइन है किसका, वेक्टर ओपी का या वेक्टर आर का, ठीक है। किस एक्सिस के साथ है ये, एक्स एक्सिस के साथ, तो इसको कोस अल्फा से लिखते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मान लीजिए बीटा मतलब जो वाई एक्सिस है उसके साथ इसने कितने डिग्री कितना एंगल बनाया है, बीटा, इसी ने वेक्टर आर ने, तो फिर उसको बोलेंगे कोस बीटा, ठीक है। यानी कि कोस से डिफाइन करते हैं कोसाइन को, ये इसके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, कोस अल्फा कोस बीटा। और सिमिलरली अगर ये स्पेस में होती तो जेड एक्सिस के साथ भी कोई एंगल बनाती, फिर क्या लिखते इसको, कोस, मान लीजिए वहां पर गामा एंगल बनाती तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, कोस गामा, ठीक है। ऐसे ऐसे कह सकते हैं तीनों को, तो कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा। तो इसी तरीके से जब अगली बात आती है, आप इनको कोस अल्फा कोस, पहले एक बार ये देख लीजिए, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, इनको किससे भी डिनोट कर सकते हैं आप, इनको एल, एम और एन से भी डिनोट करते हैं डायरेक्शन कोसाइन को, ठीक है। अब यहां से देखो, अगर मैं कोस अल्फा की वैल्यू निकालता हूं सीधे सीधे किस प्रकार से, ऐसे जैसे आप बेस अपोन में हाइपोटेनियस करते हैं, बेस है आपका कितना, यहां से यहां तक एक्स है, अपोन में आर, यहां से यहां तक ओपीआर है। मैं आर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख लेता हूं आर, तो इसको मान लीजिए हम एल से डिनोट करते हैं, तो एल से डिनोट कर दिया, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एल आर। और इसी प्रकार से जब आप कोस बीटा निकाल लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, वाई अपोन में आर होगा ना, तो y इज इक्वल टू, और उसके आप n के बराबर मान सकते हैं कोस अल्फा कोस बीटा को, तो फिर आपका n r आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर 3 डायमेंशनल में है तो z किसके बराबर आएगा, l, ये एन आर नहीं एम आर होगा। और तीसरा जो है आप n से डिनोट करते हैं कोस गामा को, तो फिर यहाँ पर एन आर। इसका मतलब ये जो पॉइंट P है अगर स्पेस में है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आप निकाल लेते हैं, तो आपके P के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, वो लिखे जा सकते हैं एल आर, एम आर और एन आर की फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगली जो बात आती है, अगली बात है बच्चों इसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। कुछ वेक्टर्स के टाइप्स हैं। तो पहले है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर का मतलब है बच्चों, जैसे यदि हम जीरो वेक्टर की बात करें, ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स
कंसाइड, जहां पर वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक दूसरे को कंसाइड कर जाते हैं, एक ही जगह पर होते हैं, उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ए जीरो वेक्टर। उसको जीरो वेक्टर भी कह देते हैं, नल वेक्टर भी कह देते हैं। और लिखते कैसे हैं उसको, जीरो वेक्टर ऐसे लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। ये इसका डेनोट करने का तरीका है। तो जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइंड ए डेफिनेट डायरेक्शन एज इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड। आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो इसलिए कोई डेफिनेट इसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं है, ठीक है। और आप इसको लिखें तो कैसे, जैसे वेक्टर ए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए, ठीक है। ए का मतलब है यहीं पर ए से स्टार्ट हुआ, ए पे ही खत्म हो गया, लिखा तो ऐसे जा सकता है। वैसे कोई डायरेक्शन होती नहीं इसमें, बी भी लिख सकते हैं, ए इस प्रकार से लिखी जा सकती है, ठीक। और कोई डेफिनेट इसकी डायरेक्शन नहीं है, लिखी जा सकती है ऐसे अगर लिखना चाहें तो ए, ठीक है। वेक्टर का साइन तो दिखाने के लिए यही, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते ही हैं, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो, 1 यूनिट हो, ठीक है, केवल कितना हो, 1 यूनिट। तो यूनिट वेक्टर को आप लिखते कैसे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जैसे जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, और आप लोग लिखते कैसे हैं, जैसे ए वेक्टर को हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि आप क्या करेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 यूनिट ही आएगा, ठीक है, 1 यूनिट, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का तरीका है ए कैप, ऐसे लिख देते हैं, ए कैप इज यूनिट वेक्टर, ठीक। उसके बाद अगली बात है, इसके ऊपर एक कैप सी दिखा दी जाती है। उसके बाद आती है बच्चों को इनिशियल वेक्टर्स की। तो को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं, 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। यानी कि चाहे 2 हों या 2 से ज्यादा वेक्टर्स हों, उनका सभी का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम हो बच्चों, तो उनको बोलते हैं, तीनों को, 3, 4, 5 जितने भी हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। ये तीनों ही वेक्टर्स ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं आप, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, इन सभी का इनिशियल पॉइंट सेम है, मान लीजिए ओ है, तो ये तीनों ही क्या हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। उसके बाद अगली बात आती है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो, कोलिनियर वेक्टर उनको बोलते हैं 2 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कि पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। वो ये बात नहीं देखी जाती कि उनका जो मैग्नीट्यूड है या उनकी जो डायरेक्शन है उनको नहीं देखा जाता। इसमें क्या देखा जाता है, दोनों को का क्या देखा जाता है कि पैरेलल हैं या नहीं। तो जैसे ये है कोई वेक्टर, ठीक है, और इसी प्रकार से ये है कोई वेक्टर, ऐसे ही आप ऐसे ले सकते हैं। तो ये क्या है, ये है पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स, ये सभी पैरेलल हैं। उसके बाद अगली जो बात आती है बच्चों, इक्वल वेक्टर्स। मतलब इनको क्या कह देते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स भी कह सकते हैं और पैरेलल वेक्टर्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है बच्चों, कोलिनियर अथवा पैरेलल वेक्टर्स। उसके बाद अगली बात आती है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर वो होते हैं 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तभी क्या कहलाते हैं, वो दोनों के दोनों वेक्टर इक्वल कहलाते हैं। जैसे देखो, मैग्नीट्यूड भी इधर है इनका, मतलब डायरेक्शन भी इधर है राइट हैंड साइड में, और अगर मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है तो इसका भी कितना होना चाहिए, 5 यूनिट। तो देन दी वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, इस प्रकार से इक्वल होंगे। उसके बाद अगली बात है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है, देखो, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए ए है, ए यूनिट है, मान लीजिए इस प्रकार से। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इतने ही मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन यदि वेक्टर है, इतने ही मैग्नीट्यूड का, तो इसका मतलब डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे से उल्टी है ना, तो इसको बोलते हैं, इसको इसका नेगेटिव अथवा इस वेक्टर को इसका नेगेटिव बोला जाएगा, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। देन द वेक्टर्स आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। उसके बाद बच्चों ये जो बेसिक बातें थी वो आपकी यहाँ पर समाप्त होती हैं। उसके बाद एक्सरसाइज की बात करते हैं हम। रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आपको क्या दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है बच्चों, क्या रिप्रेजेंट करना है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, ठीक है। और वो दिखाना कैसे है, डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर, ठीक है, 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है, कैसे है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री। तो देखो पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
एक्सरसाइज 10.1। तो कैसे करेंगे देखिए, क्या कहता है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन बना लीजिए। इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन बनाने के बाद देखो आप चारों की चारों डायरेक्शन को दिखा दीजिए। मान लीजिए ये है आपकी कोऑर्डिनेट प्लेन में, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, इसके अपोजिट में क्या होगी, वेस्ट होगी, ऊपर नॉर्थ है मान लेते हैं, और ऐसे ही साउथ। ठीक है, अब आपको दिखाना क्या है, आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाना है, किस प्रकार का, 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिखाना है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये नॉर्थ के ईस्ट में। तो आप लोग ऐसे करिए, ए ऐसे दिखा दीजिए। ठीक है, और ये कैसे, ये कितना दिखाइए, इसके ऊपर 4 बराबर बराबर इक्वल हिस्से काट लीजिए। मान लीजिए 2, और 2 इस साइड में और 2 इसमें, और एक हिस्सा जो है वो है 1 यूनिट इक्वल टू 10 किलोमीटर। 1 यूनिट, ये जो स्केल है ना, इक्वल टू कितना है, 10 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे दिखा दिया, यूनिट तो लेनी पड़ेगी आपको, यानी कि यहां से यहां तक 10 किलोमीटर है, तो यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा, 40 किलोमीटर। यहां पर मान लीजिए ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं आप लोग, तो ये कितना है, और नॉर्थ के ईस्ट में, ईस्ट ऑफ नॉर्थ कहता है। देखो नॉर्थ के ईस्ट में, पहले आप नॉर्थ से किस साइड में जाएंगे, ईस्ट में, और कितना 30 डिग्री आप गए, और कितना गए नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री, 40 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका 40 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपको दिखाना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना था ग्राफिकली। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन 2 में कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज वेल एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो आपको बताना है बच्चों, ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। तो बच्चों ये जो 10 किलोग्राम है, देखो ये तो आपका इसके अंदर मतलब कोई बॉडी है ना, उसके अंदर वेट है ये तो आपका। ठीक है, तो अब इसमें एक जो वजन होता है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, 2 चीजें होती हैं आपकी, मास और एक होता है वेट। तो इनमें से जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, 10 किलोग्राम की कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको क्या बोलते हैं आप, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डायरेक्शन नहीं है इसके अंदर, स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद दूसरा पार्ट, इसका जो दूसरा पार्ट है, इसमें क्या है, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या है बच्चों, नॉर्थ में और वेस्ट में। तो इसका मतलब इसमें जो डायरेक्शन बताई गई है ना, बता दिया क्या, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी सेकंड। ठीक है, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद 40 डिग्री सेल्सियस, तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में कहता है 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये कैसी होगी, 40 डिग्री सेल्सियस तो क्या आपका टेम्परेचर है, तो ये कैसा है, स्केलर है। ठीक है, स्केलर है क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है। 40 डिग्री तापमान बोलेंगे तो उसकी डायरेक्शन थोड़ा ही बताएंगे किस डायरेक्शन में है। उसके बाद फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, 40 वाट। ये पावर की इकाई है 40 वाट। ठीक है, फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ते हैं 40 वाट, तो किस प्रकार की है, तो ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती पावर में। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट है 10, फिफ्थ पार्ट है 10 रेज टू पावर -19, 10 रेज टू पावर -19 कूलम, इस प्रकार से है कूलम। तो ये जो है ये किसकी इकाई है, ये है बच्चों चार्ज की। चार्ज की जो इकाई है, यूनिट है, वो कूलम होती है। तो कूलम भी कह देते हैं, कूलम भी कह देते हैं इसको। तो ये जो है ये किस प्रकार की इकाई होती है, ये भी आपकी स्केलर मतलब स्केलर इकाई होती है, स्केलर, वेक्टर नहीं होती। ठीक है, चार्ज को आप स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। उसके बाद है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिक्स्थ पार्ट में है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप तो वेलोसिटी का मापते हैं, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी में तो ये भी बताया जाता है किस डायरेक्शन में जा रही है कोई बॉडी। तो ये क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 में क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या क्या दिया है, बस थोड़ा सा छोटी सी एक्सरसाइज आपकी, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो टाइम पीरियड ये बतानी है आपको, स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी। टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड फ्रॉम मतलब ऐसे मान लीजिए 2 PM टू 9 PM, तो ये टाइम पीरियड है। तो ये आपका कैसा होगा, स्केलर होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो स्केलर होगा, सीधी सी बात है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, 2 से 5 बजे तक, तो डायरेक्शन थोड़ी ही होती टाइम में, टाइम इस तरफ से इस तरफ जा रहा है। दूसरा है जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी क्या होती है आपकी, डिस्टेंस है जैसे मान लीजिए यहां से लेकर के जींद या दिल्ली तक का जो डिस्टेंस है,
तो वो क्या है डिस्टेंस आपका, स्केलर क्वांटिटी है, उसके अंदर ये थोड़ा ही बताया जाता है कि मतलब कैसे कैसे जाना है, मतलब कौन सी डायरेक्शन से जाना है, नहीं तो डायरेक्शन नहीं बताता तो ये भी कैसा है, ये भी आपका स्केलर है। उसके बाद थर्ड में क्या कहता है आपको, डिस्टेंस के बाद फोर्स को के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, पहले ही बताया था मैंने आपको वेक्टर क्वांटिटी में जब डेफिनेशन दी थी। फोर्थ में क्या है, फोर्थ है बच्चों इसमें वेलोसिटी की बात हो चुकी है, वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, अभी बताया था, ये तो पीछे भी आ चुका है अभी। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में पूछ रहा है वर्क डन फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ते हैं, तो ये कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, कितना वर्क हुआ है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती वर्क में। उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है, फिगर देख करके आपको ये बताना है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स, इनको पहचान करनी है। देखिए ये वेक्टर आपको पहचान करनी है कि ये वेक्टर कौन कौन से क्या क्या हैं, देखिए कैसे है। तो पहला है आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको बताना है कि ये जैसे एक फिगर बनाया हुआ है, एक स्क्वायर का फिगर बनाया हुआ है, ऐसे ये है, ठीक है, ये इस प्रकार से वेक्टर्स दे रखे हैं, इसने कैसे दिए हैं बच्चों, देखो यहां पर इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से दे रखी है, एक वेक्टर है ऐसे, किस प्रकार से, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इस तरह से है ये, ठीक है, और इसका नाम है वेक्टर डी। और इसी प्रकार से ऊपर है जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए की डायरेक्शन है ऐसे, और इसी तरह तरीके से नीचे है वेक्टर सी, इसकी डायरेक्शन ऐसे है इस तरफ वेक्टर सी, और डी की डायरेक्शन दे रखी है इसने बी की, ऐसे दे रखी है, ठीक है, ऐसे हैं 4 वेक्टर्स। अब ये कहता है कि आपको क्या करना है, देखिए आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स, पहली बात है को इनिशियल वेक्टर्स। तो देखो को इनिशियल वेक्टर्स कौन से हैं इनमें, को इनिशियल वेक्टर कौन से हैं बच्चों, को इनिशियल का मतलब है जिनके स्टार्टिंग पॉइंट एक हों, मतलब किस किस के हैं, वेक्टर ए का, और जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, ए और डी, ठीक है ना, ए और डी, देखो ए भी और डी भी, ए एंड वेक्टर डी आर को इनिशियल वेक्टर्स, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों के दोनों को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है, ऐसे है। उसके बाद दूसरा ए और डी, इसके बाद को इनिशियल के बाद क्या है, को इनिशियल के बाद है बच्चों इसमें इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल देखते हैं कौन कौन से हैं जिनका डायरेक्ट, मैंने क्या बताया था, देखो को इनिशियल के बारे में, तो जहां जो दोनों वेक्टर 2 या 3 वेक्टर जितने भी हैं एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, जैसे ए से। उसके बाद मैंने क्या बताया था, आपको बताया था जब डेफिनेशन बताई थी इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर के बारे में क्या खास बात होती है बच्चों, जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एक जैसा हो, देखो बिल्कुल एक समान हो, डायरेक्शन भी एक जैसी है और इधर ही है ना, और मैग्नीट्यूड भी एक समान है, तो वेक्टर बी और वेक्टर डी, ये हो गई इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। तीसरी बात इसने बताई थी, क्या पूछी है, क्या, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, जो कोलिनियर तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है। देखो कोलिनियर का मतलब एक दूसरे के पैरेलल, देखो ए और सी, अब ये पैरेलल तो हैं, पैरेलल तो देखो ये इसके पैरेलल है, लेकिन इसकी डायरेक्शन तो उधर है, ये रही, और इसकी डायरेक्शन सी की क्या थी, ये बच्चों यहां पर दिया है, वह डायरेक्शन सी की यहाँ इधर नहीं है, इसमें चित्र में ये दे रखी है बच्चों, ए और सी, ये किस प्रकार के वेक्टर हैं, देखो ए और सी हैं कोलिनियर वेक्टर्स। क्यों है कोलिनियर, ये इक्वल नहीं है, और मतलब दोनों के दोनों इक्वल क्यों नहीं है, देखो क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो इधर है सी की, और ए की है उस साइड में, तो इसका मतलब इक्वल तो नहीं है क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हो गई, लेकिन हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो इसलिए कोलिनियर बट, क्या लिखोगे इसको, ए और सी को कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ठीक है, इक्वल नहीं है लेकिन कोलिनियर है। तो उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। तो इनके 5वें क्वेश्चन नंबर में आपको बताने हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला ही पार्ट है, पहले पार्ट में क्या पूछा है इसने, ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, ठीक है, अपने पास से देखो बच्चों ए और माइनस ए, तो ये कोलिनियर हो सकते हैं, बिल्कुल एक ही मतलब लाइन के पैरेलल होंगे लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होंगी, इक्वल नहीं कह सकते, कोलिनियर है बिल्कुल, तो इसका मतलब है ट्रू है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट में क्या पूछता है, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये कहता है कि भाई जो 2 कोलिनियर वेक्टर है ना वो हमेशा क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, नहीं, देखो कोलिनियर वेक्टर होते हैं एक दूसरे के पैरेलल, तो एक का मैग्नीट्यूड कम और एक का ज्यादा भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आपकी ट्रू नहीं है, ठीक है। ये कहता है कि अगर कोलिनियर वेक्टर होंगे ना
तो उनका मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल होगा, तो ये बात गलत है। तीसरी बात है आपके पास, तीसरी में कहता है टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। ये कहता है कि दो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या होंगे वो दोनों, आर इक्वल इन, ये कहता है आर कोलिनियर, ठीक है ना। तो कोलिनियर थोड़े ही जरूरी हैं, तो देखो मान लीजिए एक तो वेक्टर यहाँ है, ठीक है, और एक वेक्टर मान लीजिए ये इस प्रकार से है। देखो मैग्नीट्यूड मान लीजिए इसका भी 5 यूनिट है और इसका भी 5 यूनिट है, तो ये कहता है कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर थोड़े ही, अब एक लाइन के पैरेलल नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स। उसके बाद लास्ट है आपका, लास्ट बात करता है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, वो इक्वल होंगे। तो देखो भाई दो कोलिनियर वेक्टर हैं और ये भी फॉल्स स्टेटमेंट होगी। क्यों होगी फॉल्स, देखो वेक्टर कैसे हैं, दोनों के दोनों कोलिनियर, और मैग्नीट्यूड भी कितना है, सेम है, लेकिन इक्वल नहीं है। देखो ये वेक्टर यहां देख लीजिए आप, ये दोनों कैसे हैं, कोलिनियर हैं, और ए का और सी का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है ना। इक्वल मतलब क्या है, ये देखो दोनों के दोनों कोलिनियर तो हैं, और कोलिनियर क्यों हैं, देखो दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, एक ही लाइन के पैरेलल कह सकते हैं इनके, और मैग्नीट्यूड भी ए का और सी का बराबर है, ठीक है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप सभी ने ये वीडियो यहां तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।